Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। ये आपका टास्क 8 है। टास्क 7 में आपको फुल मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने कहा था और उसकी स्प्रेडशीट मैंने ग्रुप पर अपलोड कर दी है द सिविल बंदा। देयर आर 63 स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दिस टेस्ट और मैं इन सभी बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ कि इन्होंने अपने डर का सामना किया और अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पहला फुल टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारों का ये सेकंड होगा क्योंकि पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोगों को बोला था। और इनके अलावा जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अभी उतनी प्रिपरेशन नहीं है और हम तो बाद में देंगे, तो उतने दिन बचे भी नहीं हैं। और लिटरली अगर आप 4 तारीख को आपका फुल टेस्ट है और उससे 1-2 दिन पहले आप देने जा रहे हो तो ये बहुत घातक भी हो सकता है आप लोगों के लिए। फुल टेस्ट देना अपने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है अगर सब चीज़ें बिल्कुल अलाइन हुई, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर आपने फुल टेस्ट की आपको कोई प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कभी नहीं आ पाते हैं। इसलिए यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले ही एग्ज़ाम फुल टेस्ट दें और उसके आसपास फुल टेस्ट ना दें, फिर सिर्फ रिवीजन करें। इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि जो बच्चे भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं आज, कल को कर लें या फिर जैसे ही मौका मिले तब कर लें, ताकि ये जो स्किल है फुल टेस्ट देने की भी वो आपके अंदर इंकलकेट हो सके। आपने नॉलेज तो एक्वायर कर ली, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये आप तब सीखोगे जब आप कोई फुल टेस्ट दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। फुल टेस्ट में आप अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज और देखोगे कि कितनी एक्यूरेसी से, कितनी इफेक्टिवली आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये सब फ़ायदे होते हैं फुल टेस्ट पहले देने के। एग्ज़ाम को फुल टेस्ट ना बनाकर आपको पहले ही फुल टेस्ट देना होता है और अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो 63 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने फुल टेस्ट अपना अटैम्प्ट किया है आज, और उन्होंने एनालाइज भी किया और इवन उन्होंने सिली मिस्टेक्स का नंबर भी कैलकुलेट करके अपना अपलोड किया इस गूगल फॉर्म के ऊपर। ये गूगल फॉर्म और इसकी स्प्रेडशीट मैंने अपलोड कर दी है द सिविल बंदा चैनल पर। आप वहाँ से इसको देख सकते हो कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आपके आज के टास्क में। आज मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं, क्योंकि मैं जब शॉर्ट नोट्स ऐड करता हूँ आपके पढ़ने के लिए तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है कि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं। ये मैंने कहीं से डेटा नहीं लिया है, ये मैं एक पर्सनल डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको आज शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट नोट्स पढ़ने के साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपका पहला टास्क है कि टेक्निकल बूम आपको करना है आरसीसी का और इरिगेशन का। पिछले हफ्ते भी मैंने आरसीसी और इरिगेशन का टेक्निकल बूम आपको करने के लिए कहा था। इस हफ्ते आप क्या करेंगे, एक तो टास्क आपका कॉमन रहेगा कि 5-5 क्वेश्चन तो आपको ईएससी पीवाईक्यू के करने ही करने हैं। हर सब्जेक्ट के आरसीसी के हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा, अब जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं आपको वाईसीटी से करने के लिए बोलता हूँ, आप क्या करना कि आपने अगर स्टार मार्क किए हुए हैं पूरे चैप्टर में 10 क्वेश्चन आरसीसी से, तो आप पहले उनको देखना। नए क्वेश्चन को देखने की जगह पहले उन 10 क्वेश्चन को देख लेना जो आपने स्टार मार्क किए हुए हैं, जो आपने पहले किए थे लेकिन आपसे नहीं हो पाए थे, जो न्यूमेरिकल आपने पहले सीखे थे लेकिन पिछली बारी ही सीखे थे, लेकिन अभी आपको आइडिया नहीं है वो सही होंगे कि नहीं, तो पहले उनको देख लेना। इससे आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आप नए भी कर सकते हो और वापस से वही क्वेश्चन भी कर सकते हो जो आपको नहीं आते होंगे। टेक्निकल पैकेज में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 करना है ESC 2021 के। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके पास अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्रो वर्जन अगर आप परचेज़ कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आपको सीधा सबमिट करना है टेस्ट 2021 वाला और क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक देख लेना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट टेस्ट, आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं एफएम और सर्वे के, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में ही चैप्टर टेस्ट नाम से एक कॉलम होगा एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज़ में। उसमें आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये अटैम्प्ट कर लेने हैं, और एफएम में भी चैप्टर टेस्ट 21, 22, 23, 24 अप टू 29 ये आपको अटैम्प्ट कर लेने हैं। इससे क्या होगा, सर्वे और एफएम का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आप खुद से टेस्ट भी कर पाओगे। यहाँ पर टेक्निकल बूम में आप इसको सबमिट करके तब आप एक एक क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हो,
एक एक क्वेश्चन को आप एनालाइज कर रहे हो और सॉल्यूशन देख रहे हो, नहीं तो खुद से सोल्व कर रहे हो। यहाँ पर आप इन चैप्टर टेस्ट को, इसके अंदर 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको एज अ टेस्ट ही दे रहे हो, तो दोनों ही चीज़ों में आप प्रिपेयर ही कर रहे हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देख ले रहे हो, यहाँ पर आप एक बारी में 10 क्वेश्चन कर रहे हो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन देख रहे हो। तो ये भी ज़रूरी है कि आप एक टेस्ट भी दो डेली बेसिस पे। तो ये एफएम और सर्वे का रहेगा। और विश लिस्ट में एडिट टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन देख के तुरंत आपको समझ में आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन देख के समझ में नहीं आता, उसके पीछे की बैक स्टोरी भी देखनी पड़ती है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो उनको आप जब इन सब के बीच में सॉल्यूशन देख रहे होंगे तब आपको नहीं करना होता है, नहीं तो आपका पूरा ये जो भी आगे का काम है ये डिले हो जाता है। इसका बेटर वर्जन ये है कि वो टॉपिक आप अलग से लिख लो और फिर बाद में जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो उन टॉपिक्स को अलग से पढ़ो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये जो आपका काम पूरा करना है पूरे दिन में वो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि ये जितना भी मैंने काम दिया है करीब 12 से 13 घंटे तक चलेगा अगर आपने बहुत अच्छे से इसको किया है। लेकिन आप चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप कम कर लो। लेकिन इतना आपको इंश्योर करना है कि आरसीसी, इरिगेशन, एफएम, सर्वे चारों पढ़ने हैं। साथ में 51 से 100 तक ना भी कर पाओ, 15, 20, 25 जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने कर लो। ठीक है, तो आपको पार्शियल वे में भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आरसीसी, इरिगेशन करते करते पूरा दिन निकाल दिया और बाकी सब छोड़ दिया। ये करोगे तो पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा एक हफ्ते में भी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ये आपका आज का टास्क रहेगा, टास्क 8। और जो फुल टेस्ट नहीं दिया है जिन बच्चों ने, वो टाइम निकाल कर कहीं पे भी ये फुल टेस्ट दे दें। 2 घंटे लगेंगे इसमें, आप नाप तोल ना ज़्यादा करो कि 2 घंटे निकल जाएंगे मेरे। तो ये टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देना ही चाहिए ये टेस्ट। तो अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें आप लोगों की क्वेरीज़ को एड्रेस किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ दी क्वेरी तो नहीं है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, जिनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आप सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मुझे, उसके लिए सही में दिल से थैंक यू आप सभी का। कुछ क्वेरीज़ इस बीच होंगी तो मैं देख लेता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप बस आपका साथ ऐसे ही बना रहे सभी लोगों के साथ। बिल्कुल मेरा साथ आप सभी के साथ बना हुआ है और अपनी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के मैं आप सभी लोगों को गाइड करता रहूँगा, ताकि आप अपनी मंजिल तक बहुत कम टाइम में पहुँच सको। बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सुमित 35 का सवाल है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने, फिर सर मैंने आज यूकेपीएससी जेई का पहला टेस्ट दिया है लेकिन मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। तो देखो, आपने पहला टेस्ट दिया है तो पहले टेस्ट में आपको अब पता चल गया होगा कि जो आपने नॉलेज एक्वायर की होगी अब तक, लेकिन जब आप फुल टेस्ट देते हो पहला, तो आपको पता चलता है कि आप अप्लाई कर पाओगे इसको कि नहीं। बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में अपनी सब चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। जब आप सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता, आप 5, 10, 15 मिनट एक क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए लगा देते हो। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में जब आप उसी मेंटेलिटी के साथ करना स्टार्ट करते हो पेपर को और एक क्वेश्चन में 5-10 मिनट लगा देते हो, तो फिर आपको महसूस होता है कि आगे कितने सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो फिर वहाँ से इसी टाइम की वजह से, ज़्यादा लगने की वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स स्टार्ट होनी मतलब शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम देकर, एक्चुअल फुल टेस्ट देकर ही पता चलते हैं। तो बेहतर है कि आप फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां हो सके उतनी गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को फिर रिपीट ना करें अपने रियल एग्ज़ाम में। ओके, तो पहला टेस्ट था, कोई बात नहीं। अब जो आपके मार्क्स आए हैं उसको एक बेंचमार्क बनाओ और फिर उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। जय रघु 1446 का सवाल है, सर अब आपके बुक्स नोट्स भी शेयर कर देना, बहुत हेल्पफुल होगा। जसपाल सर नोट्स हैं पर फिर भी अगर आप दो तो अच्छा होगा। बुक्स शेयर करना मतलब आप ये चाहते हो कि मतलब मैं बुक्स आपको, मैं समझ नहीं पाया वैसे आपका सवाल, क्योंकि बुक्स तो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी अपनी। ऐसे मैं शेयर कैसे कर पाऊँगा आपको। दूसरा, नोट्स भी शेयर करने का ये है कि सभी पिक्स मुझे क्लिक करनी पड़ेंगी सभी नोट्स की अपनी, और ऐसे कोई ख़ास नोट्स है भी नहीं मेरे, बहुत होच पोच वाले नोट्स मैं बनाता हूँ। हाँ, कुछ शॉर्ट नोट्स अगर मैं कर पाऊँगा तो मैं शेयर कर दूँगा आपको एक सैम्पल के तौर पे, क्योंकि सभी नोट्स की फ़ोटो लेके अपलोड करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वो इतने सही मैनर में बने भी नहीं हुए हैं जैसे आपको मैंने जसपाल सर के नोट्स दिए हुए हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसमें सब चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी,
सिर्फ मेरे नोट से पढ़ के ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक नोट से आप पढ़ोगे और फिर उनसे अपने नोट्स बनाओगे, वहीं से होगा। बाकी जितनी कोशिश मैं कर पाऊँगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो सके, उतनी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। अभिषेक सिंह का सवाल है कि सर आप क्या ज्वाइन करोगे, जेई और एसी? ये तो बहुत आसान सवाल आपने पूछा कि अभी तो सबसे पहले जेई की मेरी ज्वाइनिंग है 18 दिसंबर की। तो जब तक इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता और इनमें ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक मैं एसएससी जेई ज्वाइन करके रखूँगा, सीबीडब्ल्यूडी। और जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो 1 महीने का इंटीमेशन पीरियड होता है, उसको सर्व करके फिर मैं आगे एसी के लिए ज्वाइन कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सुमित कुमार का। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, स्टेट जेई के लिए वाई सी टी ए करूँ या वाई सी टी जेई, कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि अपनी स्टेट का जो जेई का पी वाई क्यू है उसको उठा के देखो। कई बार ऐसा होता है कि जो जेई के एग्ज़ाम भी होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टू द पॉइंट फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे गए हैं, तो जेई वाली कर सकते हो, वाई सी टी जेई। लेकिन आपको लगता है कि अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आया हुआ है और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तब आप वाई सी टी ए पर रिलाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आए कि जेई का ए का क्या है, तो आप वाई सी टी ए डायरेक्टली कर लो, क्योंकि इसके अंदर तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इजी भी, मीडियम और हार्ड, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप ये करोगे तो आप जेई और ए दोनों के लिए ही प्रिपेयर रहोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मधु राजपूत का। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 5 स्टेज क्लियर करने के बाद मिली है ये सीट आपको। बिल्कुल, बहुत मेहनत थी इस पूरे ही एग्ज़ाम में। नॉर्मल एग्ज़ाम से ज़्यादा कठिन था ये एग्ज़ाम, क्योंकि इसके अंदर फिज़िकल भी था, प्री मेंस एक साथ लिया था इन्होंने, ऑब्जेक्टिव भी था, कन्वेंशनल भी था, उसका मेडिकल होता है, इसका मेडिकल भी बिल्कुल डिफेंस लेवल का बिल्कुल मेडिकल, हर एक चीज़ इसके अंदर सही होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के चेयर में जो थे डीजी थे, डीजी ऑफ सीआरपीएफ। मतलब बहुत बढ़िया लेवल का एग्ज़ाम था ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेडली हैपेंड का सवाल है कि सर मैं मोबाइल में टेस्ट देता हूँ, वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज़ करूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो इसका जवाब देने से पहले एक दूसरे व्यूअर ने एक सॉल्यूशन दिया है कि दूसरे मोबाइल से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, ठीक है, दूसरा मोबाइल है तो उसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो फिर तो आपको फिज़िकल कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस कर लो। और इसमें मतलब और क्या किया जा सकता है, तो बेटर है कि आप कैलकुलेटर का यूज़, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिज़िकल कैलकुलेटर यूज़ कर लो। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वहाँ पे आप कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या लगता है व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ सीबीटी टू, एनी गेस? जब स्टार्टिंग में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मतलब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, तब वेट, मतलब प्रीलिम्स रेस्पॉन्स कीज़ आई थी, तो एक एक गैस किया गया था कि किसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। उस टाइम पे वो डिस्कशन हो चुका था। बाकी अभी ये डिस्कशन करना सही नहीं है। 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट वैसे भी आ जाने वाला है, तो अभी इन 2-3 दिन को वेस्ट ना करके आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि 2-3 दिन में अगर आपने ये सब चीज़ें भुला के कि आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तो कोई लॉस नहीं होगा आपका इसमें, आप कुछ बेहतर सीखोगे ही। तो अभी तो फ़िलहाल वो जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी उस पे रिलाई कर लो अभी। बाकी 2-3 दिन में आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, तो आपको डायरेक्टली पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट सत्यम गुप्ता बोलते हैं कि भाई मोटिवेट और गाइड करना मत छोड़ना। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात करना, आप लोगों को गाइड करना, जो गलतियाँ मुझसे लाइफ में हुई, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना, ताकि आप लोगों को उतना समय ना लगे इस प्रिपरेशन मोड में जितना मुझे लग गया। तो इसलिए मैं गाइड करता रहूँगा, जितना समय मुझे मिलेगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समय देता रहूँगा। एक सवाल है सिविल बड़ी का कि भैया आपने किस टाइम प्रिपरेशन की, नाइट में या डे में? सजेस्ट मी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मेरे जो स्टडी का फ़ेज़ था वो बहुत लंबा था, मतलब कई सालों तक तैयारी की है मैंने। तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रात के टाइम सुबह शायद 6 बजे तक जाग के पढ़ाई करता था, फिर 6 से फिर 12 बजे उठता था सो के, फिर 12 बजे से स्टार्ट करता था वापस से पढ़ाई। ये वाली चीज़ भी देखी है मैंने। और मैंने दूसरी चीज़ भी की है कि मैं रात के टाइम 2 बजे के आसपास सो गया, फिर 8 बजे उठ गया और फिर पढ़ाई की।
तो मैंने दोनों ही तरह से पढ़ाई की है, दोनों ही तरह से अच्छी पढ़ाई हो जाती है। बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें, कि जिस टाइम पे सिचुएशन जो सही बैठे उसके हिसाब से पढ़ाई कर लो। अल्टीमेटली मैटर नहीं करेगा कि आप किस जगह पे कितने मतलब दिन के कौन से टाइम पे पढ़ रहे हो। आप दिन में सो सकते हो, रात में जाग सकते हो, रात में सो सकते हो, दिन में जाग सकते हो। अभी के लिए अल्टीमेटली पढ़ाई आपकी होनी चाहिए जिस टाइम पे आपको सूटेबल लगे। अगर आप चॉइस करना चाहते हो दोनों में से ही कि आप दोनों में से किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको सही करो। ठीक है, रात को सही टाइम पे सो जाओ, सुबह सही टाइम पे उठ के फिर पढ़ाई कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए फेवरेबल कुछ चीज़ है, जैसे आपको फेवरेबल है कि आप रात में पढ़ाई करो, तो फिर रात में पढ़ाई कर लेना। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि आप रात में भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो, फिर प्रेफर करना कि आप दिन में पढ़ो। बाकी अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो ये है कि आप पढ़ाई करो, इफेक्टिव पढ़ाई करो। तो ये सब क्वेरीज थी आपकी जो आपने टास्क 7 वाली वीडियो पर मुझसे कमेंट से के ज़रिए पूछी थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगा आप लोगों से कि जितने भी टास्क मैं आपको दूँ उनको बिल्कुल शिद्दत से कंप्लीट करते रहो। मेंस बहुत जल्दी आने वाला है आपका। इस तरह से पढ़ाई करते रहोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।